नहीं भूले। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे नाउ। लेकिन आई एम नॉट हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग भी नहीं होंगे। जिन लोगों ने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है वो अब उसको थोड़ा स्पीड अप करते हैं अच्छे तरीके से। मैंने जितनी भी BNSS पढ़ाई है वो सब मैं जल्दी आप लोगों को यहाँ पर बुलाऊंगा और अपने सामने लिखवाऊंगा इस बार अब, ठीक है। आई मे कॉल ऑल ऑफ यू कि भाई सिट हेयर एंड राइट डाउन। चलिए, दिस इज सेक्शन नंबर 195A। ये सेक्शन था सेक्शन नंबर 195 CRPC, एंड नाउ it is 216 BNS 216 procedure for the witness in case of threatening etc. A witness or any other person may file a complaint in relation to an offense under section 232 of the 203. Whoever threatens another with any injury to his person, reputation or property, or to the person or reputation of anyone in whom that person is interested with intent to cause that person to give false evidence shall be punished. तो 232 में देखिए, 232 जो सेक्शन 232 है BNS का, ये डील करता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को धमकाते हो, इफ यू थ्रेटन समवन टू गिव फॉल्स एविडेंस, कि आपको फॉल्स एविडेंस देना है, तो दैट में बी ए विटनेस और दैट में बी एनी अदर पर्सन, दैट में बी ए कंप्लेनेंट, दैट में बी इन्फॉर्मेंट, दैट में बी विटनेस, तो दैट विल बी द ऑफेंस अंडर सेक्शन 232 BNS। तो इन दैट केस हु कैन फाइल, तो इसमें क्या, मे फाइल ए कंप्लेंट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन ये। तो विटनेस, तो इट मीन्स व्हाट, देखिए क्या हुआ, एक केस होगा FIR नंबर सो एंड सो, ये ओरिजिनल केस है, ये हो गया ओरिजिनल केस, जिसमें एक व्यक्ति विटनेस हो सकता है या उसका कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का रोल हो सकता है, वॉट एवर ही मे बी एनी अदर पर्सन। If he is being threatened and the case can be covered under section 232, so in that case that witness or that any other person has been given the power to file a complaint in that regard for the purpose of section 232. This section is important only for your prelims, not important for your mains. What kind of questions can be there? Write down please, लिख लीजिए फटाफट। In case of offense under section 232 BNS, in case of offense under section 232 BNS, who may file the complaint? कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है? ऑप्शन नंबर A, any witness. ऑप्शन B, any person who has been threatened to give false evidence. A और B. ऑप्शन C, either A or B. ऑप्शन D, none. तो आंसर इज व्हाट, एनी विटनेस और एनी अदर पर्सन। कर लेंगे आप लोग। ये हो गया आपका 216। तो यहां से मेन से क्वेश्चन कोई बनता नहीं है, इसकी हेडिंग को नोट कर लेना भाई, यहां से प्रीलिम से क्वेश्चन बन जाएगा और यहां से सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कहां से क्वेश्चन बनेगा। नाउ कम टू सेक्शन 217 इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, दिस सेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि पहले की, ताकि आप, और मुझे नहीं पता कि आप लोग लिखते हो या नहीं लिखते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसे लिख लेना चाहिए कि इफ आई एम सेइंग कि प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो समवेयर यू शुड राइट P/M। इफ आई से कि दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, you should underline or round that, and then you should write P for prelims there as well, so that whenever you will revise you will come to know what from which part of the section you can expect the questions, right? So make it a habit, make it in your practice, ताकि कर पाएं इसको आपको, because the section is very lengthy, but just because it is not important for your mains, you need not to go into what, the language part. You need not to learn the language, you just need to focus on specific words कि from where you can expect the questions. तो जैसे ही हम ये बात करते हैं कि भाई यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, मेंस में नहीं आएगा, तो हमारा काम बहुत कम हो जाता है। हमें टू द पॉइंट ही पढ़ना चाहिए, ज़्यादा पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, ये श्राप है मेरा, समझे? ज़्यादा पढ़ने पर फेल होगा इंसान, कम पढ़ेगा, अच्छा पढ़ेगा, ज़्यादा याद रखेगा, ज़्यादा रिवीजन करेगा, वही पास होगा। ज़्यादा पढ़ने वाले तो देखो बावले होते हैं, बावले हो जाते हैं, वो कुछ नहीं मिलता उनको, दे आर फ्रस्ट्रेटेड पर्सन्स, दे कैन गिव एडवाइस ओनली। तो never forget this. First question in your prelims will come from the heading itself. Which section deals with what? Which section deals with the prosecution for offenses against the state and the criminal conspiracy to commit such offense? This is what? Prosecution for the offenses against the state. And now you see which sections are there, offenses against state. One, chapter 7th, 196. चलिए देखते हैं कहां पर है ये। तो पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स का हिस्सा आ जाएगा, which section deals with what? BNS की हेडिंग यही होनी चाहिए, आई थिंक 217
हाँ, प्रोसिक्यूशन फॉर एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, वेरी गुड। तो इसी हेडिंग से क्वेश्चन आएगा। अब पढ़ते हैं नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है तो वैसे ही पढ़ लेना चाहिए हम लोगों को। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 7th और अंडर सेक्शन 196, 299 और सबसेक्शन 1 ऑफ 353 ऑफ द बीएनएस। इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो लीजिए चैप्टर नंबर 7 को आप अगर देखें, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, एंड दीज आर फ्रॉम सेक्शंस 147, आपने ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 147 टू 158। सेक्शन 147 टू 158 यहां पर आप लिख लीजिए, बिकॉज यहां से अभी चैप्टर पूछ लेगा। कई बार प्रीलिम्स में मैनी टाइम्स दे आस्क यू द विच चैप्टर डील्स विद द, बीएनएस की बात कर रहा हूं, विच चैप्टर डील्स विद द ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। अब क्योंकि यहां पर 217 में सारे चैप्टर्स अगर नहीं भी करें आप याद, है ना, तो एटलीस्ट जिनका जिक्र बीएनएस किसी पर्टिकुलर सेक्शन में आ रहा है, स्पेसिफिकली आ रहा है, वी शुड लर्न दैट। सो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बनता है आपका कि विच चैप्टर डील्स विद द ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, नंबर 1। सेकंड काइंड ऑफ क्वेश्चन कहां से बन जाएगा कि ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट आर गिवन अंडर सेक्शंस, ग्रुप बता देंगे वो 145 से इतना, 147 टू दिस, इस तरीके से। तो नेवर फॉरगेट दिस, नोट डाउन कर लीजिए यहीं पर ही, अपने ब्रैकेट में लिख लीजिए साइड में कहीं पर भी, 147 टू 158 बीएनएस कई चैप्टर हो गया। अब आ जाइए और सेक्शन 196 में देख लेते हैं। व्हाट इज सेक्शन 196 बीएनएस क्या कहता है ये? प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस एटसेट्रा। तो ये भी लिख लीजिए साथ में, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द रिलीजियस एंड अदर ग्राउंड्स। दो समूहों को के बीच में विद्वेष फैलाना, उनके बीच में रंजिश करना, उनके बीच में मनमुटाव पैदा करना, उनके बीच में घृणा पैदा करने का अपराध है आपका 196। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया इसलिए आपको कि ये 196 को आपको स्पेसिफिकली याद रखना चाहिए कि व्हाट इज सेक्शन 196। एंड अब आ जाइए 299 पर आ जाइए। इन पॉइंट्स को देखना ही पड़ेगा आपको। 299 में है deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs। किसी के धर्म को या उसकी धार्मिक भावनाओं को कि इंसल्ट करके किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना। आउटरेज द रिलीजियस फीलिंग्स, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, है ना, जैसे कि अरे इनके तो 36 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, उसका ये, उस तरीके जो हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति है उसको ठेस पहुंचेगी। उसी तरीके से कुछ लोग इस्लाम के बारे में कुछ गलत बोलते हैं तो इस्लाम के मानने वालों को बुरा लगेगा। तो ऐसी बातें करना हो गया। तो 196 भी रिलीजियस से था, 299 भी हो गया। अब आ जाइए 353 की क्लॉज 1। 353 की क्लॉज 1 में क्या है? स्टेट whoever makes, publishes or circulates any statement, false information, rumor, report, including through a with intent to cause, likely to cause any officer, soldier, ये was to mutiny। अच्छा, विद्रोह के लिए भड़काने की रूमर्स फैलाना, और फियर और अलार्म टू द पब्लिक, जिससे जनता में। तो ये ए, बी और सी 3 एलिमेंट हो गए। कम्युनिटी से रिलेटेड ऑफेंस हो गया, फियर फैक्टर फैलाना पब्लिक सर्वेंट में और सोल्जर्स वगैरह में, इसको देख लेना आप। तो इसके 353 की क्लॉज 1 हो गया। तो ये कौन कौन से जिन इन कैटेगरी के ऑफेंसेस हो गए, देखिए अगर इनको आप डिकोड नहीं करोगे ऐसे तो 21 आपको लगेगा यू हैव डन द 217 बट यू मे मिस द क्वेश्चंस। इसमें डिटेल में गया हूँ इसमें कि व्हाट इज सेक्शन 353 क्लॉज 1, व्हाट इज 196, व्हाट इज 299। आपके नोट्स में एक पेपर पर यहाँ पर लिखे होने चाहिए कि 217 में जिनका जिस चैप्टर का जिक्र किया गया है, जिस सेक्शन का जिक्र किया गया है वो एग्जैक्टली क्या है, और उनको करने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या उसका अबेटमेंट। तो ये ऑफेंस इनका कॉग्निजेंस कोड नहीं लेगी। नो कोड शैल टेक द कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंसेस। तो विदाउट दैट फॉर्मेलिटी क्या है, एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन को यहाँ गोल कीजिएगा। और ध्यान ही रखना है आपको कि यहाँ पर वर्ड है प्रीवियस सैंक्शन, तो सैंक्शन को ही ध्यान रखना। समटाइम्स वो आपको प्रीलिम्स के एग्जाम में केवल वर्ड्स पर भी आपको कंफ्यूज करते हैं। तो डोंट फॉरगेट दिस इज द वर्ड प्रीवियस सैंक्शन, पूर्व अनुमति लेना ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यही है। वेरीफाई कर लो भी इसको एक बार, सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, एक्सेप्ट इट। सो कॉग्निजेंस की शर्त हो गई
जो प्रायर कंडीशन होगी, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि सीधा हेडिंग ऑफ दिस, इस चैप्टर की जो हेडिंग ही पढ़ेंगे, आपने रिपीटेडली दिखवाता हूं क्या लिखा हुआ है, कंडीशंस रिक्विजिट, कंडीशंस रिक्विजिट फॉर इनिशियटिंग प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स को कार्रवाई शुरू करने के लिए, कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें, शब्द क्या, इनिशिएट, शुरू करना। जैसे ऐसे समझ लीजिए तथागत बनर्जी के पास कार है, तो कार को स्टार्ट करने के लिए पेट्रोल की जरूरत है, पेट्रोल नहीं होगा तो फिर गाड़ी आगे नहीं चलेगी। उसी तरीके से ये केस तब तक नहीं चलेगा आगे को, तो कौन सी शर्त पूरी करनी पड़ेगी, वो शर्त है प्रीवियस सैंक्शन, पूर्व अनुमति, इसको शब्द दिया होगा इन्होंने मंजूरी, मंजूरी से ही करेगा, बस मंजूरी बोलते हैं हिंदी में, अनुमति होना चाहिए, वैसे तो मंजूरी शब्द तो उर्दू का होगा शायद ये। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोथ हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रीवियस सैंक्शन तो हो ही गया, प्रीवियस सैंक्शन ऑफ होम, हाई कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों का ऐसे पूछेंगे आपसे। तो अब मुझे बताइए हुआ या नहीं हुआ, तो आपको फोकस ये करना है सेक्शन 217 की जो क्लॉज 1 है, चैप्टर 7 196 सेक्शन 299 353 की क्लॉज 1 और उनकी कॉन्स्पिरेसी, उसका अबेटमेंट कब होगा, व्हाट इज रिक्वायर्ड, प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। आप कर लेंगे अच्छे तरीके से, इन्हीं पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। मैं आपको रिपीटेडली कहना चाहता हूँ, कई बार आपको कह चुका हूँ, जब मैंने सही करूँ आई हुआ था यूपीएससी एस्पिरेंट, मेरा कभी कोई दूर दूर से दूर का जुडिशरी में जाने का विचार नहीं था, लेकिन जब इंसान तैयारी कर रहा होता है, लॉ पढ़ रहा होता है, तो कई बार फॉर्म आते हैं, फॉर्म भर लेते हैं। सीआरपीसी में मैंने इसी पॉइंट से पढ़ा है और शुरू में स्टूडेंट्स को मैंने इसी तरीके से पढ़ाया, कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं, भाई ये सेक्शन है, यहाँ पे गोल लगा, यहाँ पे हाईलाइट कर, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बात खत्म। मेरी परफॉर्मेंस पहली उसमें ही, मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन आए थे सीआरपीसी के, 16-17 क्वेश्चन मैंने इसी तरीके से पढ़ के करके आया था। इट कैन बी डन। हाँ, मेंस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेंस के लिए खास करके, फिर इंटरव्यू के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, लेकिन प्रीलिम्स करने का एक एक तरीका है। प्रीलिम्स करने की, हमेशा क्वालिफाई करने की एक टेक्निक है। नॉलेज एक बेस है ना, लेकिन नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। जैसे क्रिकेट पे आपने देखा होगा कि बात करते हैं, जब कमेंटेटर्स होते हैं वो कमेंट्री करते रहते हैं, तो वो टेक्निक की बात करते हैं कि ये इस तरीके से जो शॉट खेलते हैं, इस तरीके से फ्लिप करते हैं, वो टेक्निक की जो बात होती है। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि टेक्निक एंड हार्ड वर्क और नॉलेज में जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, शायद मैं समझा पा रहा हूँ। कोई टेक्निक है, जैसे आप ऐसा समझ लीजिए, आपने काफ़ी लोगों से क्लास लेते ही हैं, विधि में भी कई लोगों से क्लास लेते हैं, है ना, पहले और भी कहीं डेमो क्लासेस भी ली होंगी, विजय सर से ही पढ़ते हैं यहाँ पे। तो हर एक टीचर की अपनी एक टेक्निक होती है पढ़ने की, पढ़ाने की। आपको किसी को वो टेक्निक आती है, किसी को टेक्निक नहीं आती है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल टीचर हो, वो स्टूडेंट से कनेक्ट ना कर पाए, तो क्या कनेक्ट करता है वो टेक्निक कनेक्ट करती है, वो कि भाई मुझे क्या देना है, इनको किस तरीके से समझाना है। समझ पा रहे हो बात, प्लीज लेट मी नो, ये पॉइंट समझ में आया आपको जो मैं समझा रहा हूँ आपको, टेक्निक वाला, जल्दी बताइए। टेक्निक पर फोकस करना, ध्यान रखना, तो वही टेक्निक दे रहा हूँ आपको, जो जो मैं बोलता रहता हूँ ध्यान रखना उसको, बस उस तरीके से ही करना है, ज़्यादा नहीं करना आप लोगों ने। तो टेक्निक पर फोकस करेंगे, कम पढ़ के अपना काम हो जाएगा। देखो कितना बढ़िया टीचर मिला आप लोगों को, कहता है कम पढ़ो। दुनिया में सब लोग ये कहेंगे भाई और पढ़, और जितना पढ़, और मेहनत कर। मैं कहता हूँ कम पढ़ो, ज़्यादा रिवाइज करो। जो टाइम वेस्ट होता है आपका, उस टाइम को रिवीजन में यूज करो उसको, बस यू विल बी जज वन डे। अब आ जाइए सेकंड क्लॉज पर, ये रही आपके सामने सेकंड, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 197 और 353 की क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3 और 353 उनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पर आ गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 217। यस, यहाँ पर अबेटमेंट है, इनका कहना है ये कि यहाँ पर देखिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस और एनी अबेटमेंट की बात की गई है इन्होंने, यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं किया है इन्होंने यहाँ पर। ये तो यहाँ पर इस शब्द पर फोकस करना कि अटेम्प्ट तो नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है वो इसी शब्द में फंसा दे आपको। अटेम्प्ट यूज नहीं करा उन्होंने वर्ड ये, लेकिन आई डोंट नो कि इन्होंने क्यों नहीं करा। मैं सेल्फ बूस्ट नहीं करता अपने को, लेकिन मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, मैं एडिशनल पीपी रहा हूँ। मे बी कुछ दिनों बाद आप मुझे ऐसी जगह भी देखें जहाँ पर आपको प्राउड और ज़्यादा प्राउड हो। आपके लिए मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ,
बस हो जाए पहले तब शेयर करूंगा। हाँ, तो अभी यहाँ पर क्या देखना है, जो सेकंड क्लॉज है, अब मैं सेक्शन की टेक्निक समझा चुका हूँ। 197 को खुद देखेंगे आप लोग, 353 की क्लॉज 2 3 को अपने आप देखेंगे आप। लेकिन प्रीवियस सैंक्शन किसकी चाहिए इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का भी है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी रिक्वायरमेंट से काम चल जाएगा, राइट। प्रीवियस सैंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो यही हुआ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर। यहाँ पर ये कर लेंगे आप लोग। अब सब लोग अब आ जाइए क्लॉज 3 पर। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ एनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पनिशेबल अंडर सेक्शन 61 क्लॉज 2 ऑफ द बीएनएस अदर देन, भाई ये जो है ना, ये बड़ा विकराल है भाई, है इसको ध्यान रखिएगा। ये जो सब क्लॉज 3 है ये ज्यादा कंफ्यूज करेगी आपको, इसको ध्यान रखना। सब क्लॉज 3 को पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यहाँ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस की बात की गई है। अदर देन ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, लाइफ और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years और अपवर्ड्स, 2 years और अपवर्ड्स। तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को 2 kinds ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में डिवाइड कर लीजिए आप। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 1, एक वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जो क्या डिफाइन कर रही है, डेथ पेनल्टी वाले, जैसे मर्डर करने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई, लाइफ इंप्रिजनमेंट रेप करने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई, या कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसके लिए कौन सा पनिशमेंट है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग। अब फेल होना चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। टर्म फॉर 2 years और अपवर्ड्स, और कौन सा, लेकिन ये रिगरस को हाईलाइट जरूर करेंगे आप, यही पास और फेल करवाएगा आपको। दिस इज रिगरस इंप्रिजनमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट अदर ऑफेंसेस हो गए। तो खास बात यहां पर क्या है कि इन्होंने जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिवाइड किया है, और जो इम्प्रिजनमेंट वाला जो फैक्टर है उसमें 2 years और अपवर्ड्स के साथ साथ में रिगरस वाला जो फैक्टर है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट का, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एनी वो नहीं है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, या केवल ऐसे लिख दीजिए, मान लीजिए वो लिख दें इस तरीके से, इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और मोर, और रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years। तो अगर मैं गारंटी से कह सकता हूं, आप एग्री करेंगे, अगर ये मैंने नहीं बताया होता, आपने ध्यान देंगे तो आप केवल इस पर फोकस करते 2 years और मोर पर। यहाँ पर भी 2 years और मोर है, इन दोनों में केवल अंतर कितना है, एक ऑप्शन में रिगरस लिख रखा है, एक में नहीं है। इस तरीके की टेक्निक्स को हमें फॉलो करना है कि इन वर्ड्स स्पेसिफिक रखना हमेशा। तो आप ये वाला करेंगे, अच्छे तरीके से कर लेंगे। और हो गई दूसरा, तो नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस अदर देन दीज कॉन्स्पिरेसीज अनलेस द स्टेट गवर्नमेंट और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज कंसेंटेड। अब यहाँ वर्ड क्या है, देखो, कंसेंटेड इन राइटिंग। अब मुझे यहां पर आप देखो कंसेंटेड इन राइटिंग, उसमें था प्रीवियस सैंक्शन। भैया प्रीवियस सैंक्शन भी वही होता है, कंसेंट भी वही होता है, और क्या वो यहां पे आपने लिख दिया कंसेंट इन राइटिंग, तो क्या जो प्रीवियस सैंक्शन इन राइटिंग नहीं था, बट बेरेक्ट में जो वर्ड लिखा हुआ है हमने उसको फॉलो करना चाहिए बस। तो इसी को ध्यान रखना है, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सहमति चाहिए लिखित रूप में टू द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स। देखिए, तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि इफ द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज फॉर टू कमिट दिस ऑफेंस, if someone is committing the offense of criminal conspiracy to commit the offense of murder or any offense which can be punished with 2 years or upwards with rigorous imprisonment, then you don't need any consent for that. इनके लिए no consent is required, no consent is required. अब इनसे अलग ऑफेंसेस जो बच गए, ऑफेंसेस अदर देन दीज ऑफेंसेस, उनकी कंसेंट के लिए, उनकी कॉग्निजेंस के लिए नो रिटन कंसेंट इज रिक्वायर्ड। नहीं आई बात समझ में, जल्दी बोलिए। प्रोवाइडेड दैट वेयर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज वन टू व्हिच प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 215 अप्लाई, नो सच कंसेंट शैल बी नेसेसरी। एलो, अब फिर इन्होंने फंसा दिया। प्रोवाइडेड दैट वेयर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज वन टू व्हिच प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 215। ओहो, ये बात ऐसा, तो ये लीजिए, इसीलिए तो बैठे हम। तो जतिन साहब और गिन्नी शौकीन साहब, इन्होंने कहा जतिन भाई आप गिन्नी आओ, थोड़ा शौक फरमाते हैं, थोड़ा शौक पूरे करते हैं। तो गिन्नी शौकीन साहब पहुंच गए कहां पर, यहां पर, और यहां पर मिले
दो दोस्त, पुराने दोस्त, राइट, और इन्होंने करनी शुरू करी गुफ्तगू। ए को निपटाना है, किल करना है, सही है। फिर एक आध ड्रिंक और लिया। एक काम करते हैं यार, पिटना तो बीबी चाहिए, इसको पीटेंगे, ठीक है। अब ब्ला 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 मल्टीपल आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, अलग अलग, ऐसे समझ सकते हैं, अलग अलग टाइमिंग्स पे कर रहे हैं, जो भी है। तो व्हाट यू आर डूइंग, इससे ज्यादा कुछ करने की आप लोगों की हिम्मत नहीं है। व्हाट यू कैन डू ओनली, यू कैन ओनली एग्री व्हेन टू और मोर पर्सन्स एग्री टू डू or cause to be done an illegal act or by an act by illegal means, such an agreement is called criminal conspiracy, provided no agreement except to commit an offense shall be considered to be criminal conspiracy unless any act or omission has been done in pursuance of that such agreement। ये पूरा सेक्शन है आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। अब सेक्शन नंबर चेंज हो गया होगा, लेकिन डेफिनेशन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की यह है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ये कहती है कि जब दो या दो से अधिक लोग आपस में एग्री करते हैं किसी अपराध को करने के लिए, मैं तो थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, घटित अपराध को करने के लिए केवल सहमति हुई है, तो वो जो एग्रीमेंट है, वो जो उनकी कॉन्करेंस है, दैट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस। शौकीन साहब, आपने यही सोचा था कि आज इसको पीटना है, मारना है, ऐसा करना है, और वही कैप्चर हो गया, वही स्टिंग ऑपरेशन में आ गया, उसमें आ गया, वही ऑडियो में आ गया, ऐसे मान लीजिए, यानी कि कोई ना कोई इसका सबूत सामने आ गया, तो यू कैन बी पनिश्ड फॉर दैट ओनली। आपको सर बात ही तो कर रहे थे भाई, क्यों एग्री किया? बिकॉज यू एग्री टू कमिट एन ऑफेंस, दैट इज वाई यू, दैट एग्रीमेंट इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। उसे हम कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को इन्होंने, एक हो गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सम ग्रेव ऑफेंस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सम ग्रेव ऑफेंस, यानी कि कुछ गंभीर अपराध करने के लिए आपने क्या आपस में एग्रीमेंट किया। एक हो गया कि हल्के फुल्के अपराधों के लिए आपने एग्रीमेंट किया। तो इस सेक्शन में वो डिफरेंशिएटिंग किया गया है कि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए किसी व्यक्ति के ऑफेंस को कॉग्निजेंस लेना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, व्हाट शैल बी द रिक्वायरमेंट फॉर दैट। तो कह रहे हैं कि इन्होंने ये कहा, इस सेक्शन ने ये कहा कि इफ द criminal conspiracy to commit an offense which can be punished with death, अगर आप ऐसे अपराध को करने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं जिसका पनिशमेंट डेथ हो सकता है, जिसमें एक एग्जांपल मैंने आपको दिया मर्डर का, मर्डर का एक पनिशमेंट डेथ है, या आप कोई ऐसा पनिशमेंट ऑफेंस करने के लिए कर रहे हैं जिसके लिए इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हो सकता है, उम्र कैद की सजा हो सकती है, और आप ऐसा अपराध करने के लिए आपस में बात कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, या मिनिमम उसका पनिशमेंट क्या है, 2 years है, रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर 2 years है। अगर आप ऐसे अपराधों को करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, देन इज देयर एनी रिक्वायरमेंट। तो एक तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई इन ऑफेंसेस को करने के लिए, तो हम इसको नाम देते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टाइप 1। सेकेंड काइंड ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कौन सी हुई, अदर देन, इनसे अलग, इसको हम कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नंबर 2। गॉट इट? दिस सेक्शन सेज इफ यू आर कमिटिंग दिस काइंड ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी काइंड 2, देन you will need the consent in writing either of the state government or district magistrate to initiate the proceedings। ठीक है, to initiate the proceedings को स्टार्ट प्रारंभ करने के लिए, अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इस काइंड की है, CC1 है, यानी कि गंभीर अपराधों के लिए है, तो इसके लिए कोई भी ये रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो दिस इज रिक्वायर्ड फॉर CC2, नॉट रिक्वायर्ड फॉर CC1। अब बोले समझ में आया नहीं आया बात ये? अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा प्रोवाइजो दे दिया, प्रोवाइजो कि भाई एक थर्ड कैटेगरी में रह जाइए, क्या, इफ द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी उस केस के लिए जहां पर सेक्शन 215 अप्लाई होता है। 215 कहां अप्लाई होता है उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रोसिक्यूशन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अगर इन ऑफेंसेस में
इन ऑफेंसेस की, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, इसके बारे में बात कर रहे हैं वो। तब क्या कहता है 217, प्रोवाइडेड द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज वन टू विच नो सच कंसेंट शैल बी नेसेसरी, वहां पर भी कंसेंट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब इसमें कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि 21 हाँ कंसेंट की आवश्यकता नहीं है, वहां पर यहां पर क्या है, कंप्लेंट इन राइटिंग चाहिए। मतलब वहां पर 215 में अभी हमने क्या करा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को दो भागों में बांटा था मैंने, अब इसको पढ़ने के लिए तीन भागों में बांटते हैं हम लोग। CC1 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कौन सी है, जो डेथ पनिशमेंट है, लाइफ, रिगरस इम्प्रिजमेंट 2 years एंड 2+। समझ गए क्या लिखा है मैंने ये वाला, इन अपराधों को करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इससे हो गया अदर, ये हो गई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी CC2। और एक वो है जहां पर सेक्शन 215 BNSS अप्लाई हो रहा है, ये वाले ऑफेंसेस। तीन कैटेगरी हो गई। सो यहां पर भी कोई CC1 में कोई प्रीवियस कंसेंट नहीं चाहिए, 215 वाले केसेस को जो कवर होते हैं उसमें नहीं चाहिए, केवल इसमें चाहिए। ये कौन से ऑफेंसेस हो गए, ऑफेंसेस जिनका पनिशमेंट डेथ पनिशमेंट ना हो, जिनका लाइफ इंप्रिजमेंट ना हो, जिनका पनिशमेंट रिग्रेस इंप्रिजमेंट 2 years और मोर अपवर्ड कैटेगरी में नहीं आते हो, और जो 215 में मेंशन्ड 215 BNS में मेंशन जो लॉफुल कंटेम्प्ट अथॉरिटी ऑफेंसेस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, ऑफेंसेस अगेंस्ट जस्टिस के जो अपराध हैं, उनसे अलग अपराध जो बच जाएंगे, उनके लिए कोई भी रिटन कंसेंट नहीं चाहिए। तो अब ये क्योंकि टेक्निकल हो गया है, क्यों, और इसीलिए फिल्म्स में यहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। नहीं समझ में आया तो मैंने रिपीटेशन किया, वैसे समझाने की कोशिश की है, नहीं आया तो मुझसे पूछिए, अभी दोबारा पूछिए। 215 में कौन कौन से ऑफेंस है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द लॉफुल कंटेम्प्ट, कल हमने पढ़ाया था ना, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अब इसका पनिशमेंट कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा, 215 में कवर्ड है तो इसमें कोई इसके लिए कंसेंट चाहिए ही नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि 215 में आप ये देखो, 215 में ये था, कौन कौन से थे कवर्ड, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 206 से 223 तक, और इनकी कॉन्स्पिरेसी को भी कवर्ड किया गया था इसमें। तो अगर ये सेक्शन जो है 206 से लेकर 223 BNS के, इनको करने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, अगर इनका पनिशमेंट कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये 215 में कवर किए गए हैं, तो इन पर 217 एप्लीकेबल नहीं होगा, रिटन कंसेंट की आवश्यकता नहीं होगी, एज इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 217 क्लॉज 3। जल्दी से बताइए मुझे। अब मेरी आपको राय यही है कि इसमें आप जो है ना टेबुलर काइंड ऑफ नोट्स बना करके अगर सिंप्लीफाइड कर लेंगे, जिसमें केवल लैंग्वेज के पार्ट को हटाकर केवल आप साइन से कुछ ग्राफ्स बना करके, कुछ ग्राफिक्स बना करके करेंगे, तो आपको शायद ज़्यादा इजीली समझ में आ जाए। ओके, 217 को पढ़ते हैं आगे को, पढ़ाते हैं आगे को बात। अब आ जाइए क्लॉज 4 पर आ जाइए, क्या कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में बिफोर सैंक्शंस अंडर सबसेक्शन 1 और 2 और ये एंड द स्टेट गवर्नमेंट और में बिफोर गिविंग कंसेंट, ये क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ए प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को प्रीलिम्स में लगा लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, बाय ए पुलिस ऑफिसर नोट बीइंग द बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर को हाईलाइट कर लीजिए अगर जज बनना है तो, जिसके पास ही पावर्स होंगे। तो अब जितने भी ऊपर आपने देखा कि प्रीवियस सैंक्शन चाहिए, रिटन में कंसेंट चाहिए, अब डीएम को क्या पता कि कंसेंट देनी है या नहीं देनी है, कंसेंट देनी है नहीं देनी है इसमें, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के आदेश कर सकते हैं। और किससे करवाएंगे इन्वेस्टिगेशन, तो ये जो रैंक है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, नोट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो जो यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, कौन कौन से पुलिस ऑफिसर्स करते हैं रैंक इन्वेस्टिगेशन, हेड कांस्टेबल करता है, ASI करता है, सब इंस्पेक्टर करता है, उससे फिर नेक्स्ट रैंक आता है इंस्पेक्टर का। तो ये हेड कांस्टेबल, ASI, सब इंस्पेक्टर का रैंक नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर इससे ACP से ऊपर आ जाता है ACP, इससे ऊपर जाता है DCP।
तो इंस्पेक्टर करें, एसीपी करें या फिर डीसीपी करें, इनसे इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं अगर वो चाहे तब। तो अगेन यहां से भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना है। हिंदी कर दी मैंने। बोलो साहब, बढ़े आगे को। 217 हो गया। अब आ जाइए 218 पर। ये है सेक्शन 197 सीआरपीसी, 218 बीएनएसएस। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आप लोगों से। प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट्स। Prosecution of judges and public servants. Which section deals with the prosecution of judges and public servant? Don't get confused with section 215. 215 में offenses against public justice था, offenses against lawful authority of the public servant था। यहां पर क्या है, 215 में कौन से ऑफेंस किए गए थे? जो ऑफेंस जज के सामने किए गए थे साहब, उनके सामने फोर्स डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करे, फॉल्स एविडेंस दिया, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ तुमने, पब्लिक सर्वेंट ने आपको ऑर्डर दिया था, उसकी आपने कंप्लायंस नहीं की, वो सब कहां, तो वहां पर जरूरत पड़ी थी कोर्ट की कंप्लेंट की, पब्लिक सर्वेंट की कंप्लेंट की। लेकिन यहां पर क्या है, यहां तो खुदा ने गलती कर दी, जज ने ही गलती कर दी है। अब जज पर ही आरोप है, समझ रहे हैं आप? जो जज है, जो न्याय करने के लिए बिठाया गया था, वही एक्यूज्ड है। पब्लिक सर्वेंट खुद यहां पर एक्यूज्ड है। इनके प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इनको सेफगार्ड देना बहुत जरूरी है। दे शुड बी प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ये नहीं कि वो कुछ भी करें। प्रोटेक्शन का मतलब ये हुआ कि जो वेक्सेसियस कंप्लेंट है ना, जो मेलाफाइड इंटेंशन के साथ कंप्लेंट आती हैं, जो जजेस को, पब्लिक सर्वेंट्स को डराने के लिए, उनको किसी तरीके से भी उनकी ड्यूटी से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, कोर्स करने के लिए, है ना, जो उनके खिलाफ कोई झूठी कंप्लेंट आती है, उसको प्रोटेक्शन कवर कैसे मिलेगा? हर जज डरेगा कुछ भी करने से पहले, कहेंगे अच्छा डालो कंप्लेंट है किसको। ऐसा ना हो, इसी के लिए ये सेक्शन 218 बीएनएसएस और 197 सीआरपीसी को ड्राफ्ट किया गया है। अब पढ़ते हैं इसकी लैंग्वेज को। व्हेन एनी पर्सन, अब जरा देखिए हर्षी मैडम, महक, देखो लोड मत लेना बहुत ज्यादा, ये बहुत टफ होने वाला है सेक्शन, ये ध्यान से पढ़ना, इग्नोर भी कर सकते हैं। जो लोग पंचवर्षीय योजना विश्वास करते हैं वो इसको इग्नोर कर सकते हैं सेक्शन को। जो मैं हाईलाइट कराऊंगा, राउंड कराऊंगा, बिल्कुल बेरेक्टिव राउंड करने की जरूरत नहीं है, अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। 5 साल आराम से पढ़े हम। हाँ, जिनको जल्दी है जज बनने की, जो चाहते हैं इस स्ट्रगल से बाहर आए, तो वो कर सकते हैं। क्या है देखो, एनी पर्सन हु इज, जो है, और वॉज, जो था। अब वॉज में क्या लग, इसका मतलब क्या हो गया? भूत पूर्व, यस और नो। ये हो गया जो एट प्रेजेंट जज है, या हु वॉज जज, जो पहले जज था। हु इज जज और मजिस्ट्रेट, और हु इज और वॉज ए पब्लिक सर्वेंट। ठीक है? और किस कैटेगरी में? नॉट रिमूवेबल फ्रॉम हिज ऑफिस सेव बाय और विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि एक तरीके से उस कैटेगरी में पहुंच गए कि उनको हटाने के लिए, अगर उनको हटाना है, या तो गवर्नमेंट ही हटाएगी उनको, या फिर विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की सहमति से ही उनको अपने पद से हटाया जा सकता है, रिमूवेबल। तो ये उनकी बात है, इसको आइडेंटिफाई करना है आपने कि तो प्रेजेंट जज, मजिस्ट्रेट और एक्स जज, और इस कैटेगरी का, यानी कि उनको पद से हटाने के लिए गवर्नमेंट की सैंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। हम उसकी बात कर रहे हैं। नाउ दैट पर्सन, सच जज, मजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट इज द एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस। कोई ऑफेंस उसने किया है, और वो कौन सा किया है? ये लीजिए, एलिज टू हैव बीन कमिटेड बाय हिम, उसने किया है अपराध का, while acting or purporting to act in the discharge of his official duty। वो अपराध उसने कब किया है? जब वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, in the discharge of his public
ड्यूटी कर रहा था। इसका मतलब इसको समझिए क्या है। एक हमारे भाई साहब हैं वरुण, ठीक, वरुण साहब, ही इज ए जज। While going back from the office to his home, he was driving his car. अपनी कार ड्राइव कर रहा था, उसकी कार पर किसी ने स्क्रैच लगा दिया, यानी कि कार थोड़ी सी लग गई। भाई साहब निकले बाहर, तो जानता नहीं है मैं कौन हूँ एंड दिस दैट, उसको इन्होंने ही स्टार्टेड बीटिंग है। तो यू टेल मी वेदर ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस और नॉट। क्या इसने, वरुण ने कोई ऑफेंस किया या नहीं किया, जल्दी बताइए। सिंपल हर्ट कराओ, ग्रीवियस हर्ट कराओ, है ना, वॉट जो भी आएगा वो। तो ये जो ऑफेंस है रोड पे किया घर को वापस आते हुए, और भाई साहब ने क्या किया, क्या घपलेबाजी करते हैं, जब ये डायस पे बैठे होते हैं तो फाइल भी पढ़ते रहते हैं, और ये बस हो गया इशारा, वहां पर भी कुछ कारस्तानी करते रहते हैं, तो वहां पर भी एक अपराध कर रहे हैं। तो इन दोनों अपराधों का अंतर समझिए आप लोग। एक हुआ while discharging his public duty while acting so, एक हुआ offense when he was not discharging his public duty that was in his personal capacity। तो पहले तो आपको दोनों का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन से ऑफेंस की बात कर रहे हैं यहां पर। दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट द ऑफेंस कमिटेड while acting or purporting to act in the discharge of his official duty, इसकी बात कर रहे हैं। जो पर्सन इन्होंने मार पिटाई करी उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करते हुए की बात कर रहे हैं। देन व्हाट इज द रूल, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन। किस किस की, वो आएगा यहाँ पर देखिए अभी। अब इसमें खास बात क्या है कि वो चेंज इन्होंने किया है, मैं वो चेंज भी समझाता हूं आपको। पहले आप प्रीवियस एक्सेप्ट विद प्रीवियस सैंक्शन को समझते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं पहले। ए, in case of a person who is employed or who was at the time of employed in the connection union सेंट्रल गवर्नमेंट की, इतना ध्यान रखिए बस ये। तो प्रीवियस सैंक्शन किस किस की हो सकती है, क्लॉज ए में है सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्लॉज बी में है स्टेट गवर्नमेंट की, बस इसी को समझिए। देखिए ये है, इसके समरी देखिए जो वर्ड्स है, हु इज और हु वॉज, जज और मजिस्ट्रेट या पब्लिक सर्वेंट। कौन सी कैटेगरी, नोट रिमूवल फ्रॉम हिज ऑफिस सेव बाय और विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ऑफेंस कब हुआ, इन द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी हुआ, सही है। तब सैंक्शन जो है आपको क्या करनी पड़ेगी, इधर यू विल हैव टू टेक द सेंट्रल सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और यू विल हैव टू टेक द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की कब लोगे, जब आप एम्प्लॉयड हो किसके उसमें, विद द कनेक्टेड विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, केंद्र सरकार के लिए काम कर रहे हैं, काम कर रहे थे, तो आपको केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, सैंक्शन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी। समझ में बात आई नहीं आई, जल्दी बताइए मुझे, बहुत सिंपल सी बात है। तो आपने क्या ध्यान रखना है, आइडेंटिफाई करना है कौन 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 है ये आइडेंटिफाई करने हैं आप। हु इज और वॉज, जज, मजिस्ट्रेट, पब्लिक सर्वेंट, इनको इन्होंने ऑफेंस कौन सा किया है, सब डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में किया था। किसके सैंक्शन लोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगे या स्टेट गवर्नमेंट के लोगे, हो गया काम, बस सिंपल सा है, प्रोवाइडेड। अब इसमें खास बात क्या है, एक जिक्र मिलेगा आपको 356 आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 1। ये क्या मामला है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे लगता है सब लोगों को इतना तो पढ़ ही रखा होगा सब लोगों ने। ये क्या है कि भारतीय संविधान की का जो अनुच्छेद 356 क्लॉज 1 है, ये कहता है कि प्रेसिडेंट रूल कि केंद्र सरकार, जैसे भी मणिपुर में लगाया गया, लेटेस्ट एग्जांपल आपके सामने, जब स्टेट गवर्नमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करती है, when the state government is not functioning in accordance with the constitution provisions of the constitution, then central government, union government can impose president rule over that। उसका क्या असर होगा, देखिए ये है, ऐसे सिंबॉलिक बनाते हैं, ये है एक स्टेट, क्या नाम है इसका, अपना राज्य, यहां पर एक गवर्नमेंट है, अपनी सरकार, सही।
जो चलनी चाहिए, शुड बी गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार चलनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, बट फंक्शनिंग एज अपना कानून, अपना ही अलग कानून के हिसाब से चल रही है। जैसे हम करेंगे, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, वो हाल है इसका। कौन है ये, स्टेट गवर्नमेंट। तब क्या होगा, इनके ऊपर जो बैठे हैं इनके पिताजी, यानी कि मोदी जी फिलहाल, यूनियन गवर्नमेंट, वो क्या करेंगे, दे विल अप्लाई, एक तीर मारेंगे फेंक करके। कौन सा, 356 का, आर्टिकल 356 का। समझ पा रहे हैं? आपको बहुत बहुत बेसिक एकदम, जिसको बच्चों को समझ में आ जाए। और सारा टेक ओवर कर लेंगे खुद। अब यहां पर गवर्नमेंट किसकी चल रही है, यूनियन गवर्नमेंट का ही इस पर शासन हो गया। समझे? अब यहां पर कौन थे हमारे खिलाड़ी, पहले हमारे खिलाड़ी नंबर कौन थे, वरुण भाई साहब थे, जो स्टेट में कार्यरत थे, पहले पब्लिक सर्वेंट यहां पर थे। पहले ये जो भाई साहब हैं, he was acting under state government and he committed offense while doing duty. Then previous sanction किसकी रिक्वायर्ड होगी बताओ, स्टेट गवर्नमेंट की। बट अब क्या हो गया, जो स्टेट है वो अंडर यूनियन गवर्नमेंट आ गया। तो अब जो प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि सरकार किसकी हो गई, अब यूनियन गवर्नमेंट चला रही है, तो देन सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन पड़ेगी यहां पर। तो अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट में भी है, लेकिन अगर उस 356 इंपोज कर दिया गया है वहां पर, in that case sanction will be required not of the state government but of the central government or union government. अब पढ़ते हैं लैंग्वेज। where the alleged offense was committed by a person, alleged offense was committed by a person referred to in clause b, clause b में जो referred है कौन सा है वो, employed in connection with the affairs of the state। तो एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, इस व्यक्ति ने, ये कहां पर एम्प्लॉयड है, इन द स्टेट विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस, इसने अपराध किया, लेकिन कब किया है, ड्यूरिंग द पीरियड वाइल प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356 वॉज इन फोर्स इन ए स्टेट। जो कथित अपराध है उसने वो तब किया था जब उस प्रदेश पर 356 क्लॉज 1 इंपोज कर दी गई थी, प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो गया था। इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, कि इस जो एक्सप्रेशन है स्टेट गवर्नमेंट, उसको ऐसे पढ़ाया जाएगा जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट। सो देयरफॉर किसकी सैंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, ना कि स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि वहां पर अब स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर चुकी है पर वो। अब मुझे बताइए जनाबे अली, आपको समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताइए। ठीक, चलिए पढ़े आगे को। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच गवर्नमेंट शैल टेक ए डिसीजन विद इन ए पीरियड ऑफ 120 डेज। ओ हो, क्या कह डाला कवि ने। देखो बचवा, लिख लीजिए, ये जो लाइन है ये लिख लीजिए भैया, 100% आपसे पूछा जाएगा प्रीलिम्स में। सच गवर्नमेंट शैल टेक ए डिसीजन विद इन ए पीरियड ऑफ 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर सैंक्शन। अब पहले क्या होता था, देखिए अभी क्या है कि मान लीजिए जनाब है रिया कुमारी मैडम है चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने कहा कि जी ब्रीफ केस आते रहने चाहिए। अब बेचारे को कुछ लोग आ जाते हैं प्रेशर में। अब डीएम साहब हैं पब्लिक सर्वेंट, लेकिन काम कर रहे हैं ये वाला भी साइड में। अब पकड़े गए, समझे आप, पकड़े गए, और अब लेकिन मुख्यमंत्री साहिबा क्या कहेंगे, चिंता ना करो,
नो कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस अनलेस द स्टेट गवर्नमेंट गिव सैंक्शन फॉर दैट, और सैंक्शन हम देंगे नहीं तो सालों साल तुम्हारा मुकदमा अब पड़ा रह जाएगा। टाइम बाउंड है नहीं कुछ भी, पहले नहीं था। अब वो सैंक्शन देने पर, सैंक्शन देनी है या नहीं देनी है, देखो यहां पर ये जो लाइन लिखी है, गवर्नमेंट शैल टेक ए डिसीजन, यानी कि निर्णय लेगी। अब निर्णय यस हो सकता है, निर्णय नो हो सकता है, वाई और एन, यस और नो हो सकता है, बट यू विल हैव टू टेक ए डिसीजन नाउ विद इन 120 डेज। और 120 डेज कहां से काउंट करोगे? फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीव्ड ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर सैंक्शन, जिस डेट को रिक्वेस्ट मिल गई है कि जी इसके लिए, इसको प्रोसिक्यूट करने के लिए सैंक्शन दी जाए, उस डेट से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लिमिटेशन पीरियड बना दिया गया है। तो यहां पर अब जो लिंगरिंग ऑन था मैटर, वो नहीं हो पाता था। कई बार कोर्ट में मैटर पहुंच गया, कोर्ट में पड़ी है फाइल कि साहब सैंक्शन नहीं आई, कोर्ट कहती है कि वी कैन नॉट टेक द कॉग्निजेंस, वी वांट सैंक्शन फर्स्ट, ऐसा हो जाता है। और इसमें क्या है, एंड इन केस इट फेल्स टू डू सो, भयंकर भयंकर, पी फॉर प्रीलिम्स 100 टाइम्स, द सैंक्शन शैल बी डीम टू हैव बीन अकॉर्डेड, को हाईलाइट कर लीजिए, बाय सच गवर्नमेंट। अगर 120 डेज में गवर्नमेंट ने उसको डिसाइड नहीं किया, यस और नो नहीं किया, तो प्रिजम्पशन, क्या प्रिजम्पशन होगी, बोलो क्या प्रिजम्पशन होगी? कि सैंक्शन हैज बीन अकॉर्डेड, सैंक्शन दे दी गई है। कितनी बड़े चेंज हो चुका है ये रिफॉर्म किया गया है। दिस वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो। अब ये सिनेरियो आ चुका है इसमें, ये सैंक्शन देनी आपको, यू कैन नॉट लिंगर ऑन, आपने कहा नहीं देंगे, मत ना दो। 120 डेज में ये मान ली जाएगी आपने सैंक्शन नहीं दी, दे दी। तो अगर आपने सैंक्शन को नो करना है कि डोंट, दिस इज ए फॉल्स कंप्लेंट, सैंक्शन इज नॉट गिवन, तो यू विल हैव टू डिसाइड विद इन 120 डेज। अगर सैंक्शन देनी है तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन हो गए, या तो 120 डेज में यस करके भेज दीजिए, या आप उसको लिंगर ऑन कर लीजिए और उसमें कोर्ट फिर प्रिज्यूम करेगी कि सैंक्शन हैज बीन गिवन। लेकिन इसमें ना अभी भी खेल के गुंजाइश बच गई है। कैसे, जो मैं समझ पा रहा हूँ, प्रोसिक्यूटर मान लीजिए कोर्ट में गवर्नमेंट के पास 120 डेज तक वो पेंडिंग रही, गवर्नमेंट के पास पेंडिंग रही 120 डेज तक, और गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया नहीं, तो एज पर द बेयर एक्ट, एज पर द लॉ, कोर्ट शैल प्रिज्यूम, शैल लिखा हुआ है, सैंक्शन शैल बी डीम टू हैव बीन अकॉर्डेड, ये मान लिया जाएगा कि भाई जो सैंक्शन दे दी गई है। लेकिन कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा क्या, कि रिक्वेस्ट फॉर सैंक्शन हैज बीन गिवन, एक फैक्ट ये प्रूव करना पड़ेगा, एंड 120 डेज लैप्स्ड, ये प्रूव करना पड़ेगा कि रिक्वेस्ट का। अब इसको प्रूव करने के चक्कर में ही कि साहब रिक्वेस्ट दी थी नहीं दी थी आईओ ने, ये जो 120 डेज है रिसीव्ड फॉर सैंक्शन के, जो 120 डेज है, जो 120 डेज काउंट कहां से होंगे, जिस दिन से रिक्वेस्ट फॉर सैंक्शन दी जाएगी। तो पहला एक काम ये करेंगे कि ये जो भाई साहब हैं, ये जो कट्टर डॉट डॉट ईमानदार हैं, ये क्या काम करेंगे, पहला ये आईओ से कहेंगे भाई साहब रिक्वेस्ट ना भेजो, अभी महीना 2 महीना 4 महीना अपने पास पड़ी रहने दो, सरकार को मत भेजो। तो पहली जब तक ये भेजेंगे नहीं, रिक्वेस्ट फॉर सैंक्शन नहीं भेजेंगे, तब तक 120 डेज की काउंटिंग शुरू नहीं होगी। तो ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये साल 6 महीने तो यही निपटा देगा इस काम को। फिर गवर्नमेंट से कहेंगे साहब आप अगर दे रहे हो, अकॉर्ड कर रहे हो, तो ना दो, लेट इट बी लैप्स्ड। फिर कोर्ट में इसी पॉइंट पर लड़ा जा सकता है कि वेदर रिक्वेस्ट वाज सेंट और नॉट, वेदर रिक्वेस्ट वाज रिसीव्ड बाय इन द गवर्नमेंट ऑफिस और नॉट। तो वो जो फिर साल 2 साल डेट पे डेट लग करके ऐसे भी खींच सकता है। तो ये मैंने आपको एडवोकेसी बता दी कि एडवोकेसी के एंगल से यहाँ पर कहाँ पर लूप होल हो सकते हैं, और कहाँ पर डिफेंस एडवोकेट या डिफेंस का जो मैनेजमेंट है वो कहाँ पे क्या क्या खेल कर सकता है। कुछ समझ में आ रही है क्या हो रहा है माया? चल जल्दी बताइए, फास्ट, कम ऑन। ओके, अब पढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ जाइए। अब ये और भी देखो, हर लाइन से क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। प्रोवाइडेड दैट नो सैंक्शन शैल बी रिक्वायर्ड, no sanction shall be required in case of a public servant
एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस एलिज टू हैव बीन कमिटेड बाय, ये जो ऑफेंसेस है सारे ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है। 143 में देख लेते हैं क्या है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ए ट्रैफिकड पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे बच्चे का जिसका ट्रैफिकिंग हुई है, मतलब उसको एक से दूसरी मानव तस्करी के है, और एंगेजेस सच चाइल्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इन एनी मैनर, ये हुआ 143 हो 40 हो रुपये, सॉरी 143 कहाँ गया। ट्रैफिकिंग ऑफ द पर्सन, ट्रैफिकिंग है ये, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन है 143। 199 पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ, ये हो गया डायरेक्शन को ही। और सेक्शन 200 क्या हो गया, नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, विक्टिम का ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तब ये। अगर आपने ये जो अपराध जितने भी यहाँ मेंशन है इसमें मैंने कर दिया आपके सामने, अगर ये एलिगेशन है देन नो सैंक्शन इज रिक्वायर्ड, किसी सैंक्शन के, यानी कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने, पब्लिक सर्वेंट लिखा है इसमें, और शुरुआत हमने कहाँ से की थी, जज और मजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट, तो जज और मजिस्ट्रेट क्यों नहीं लिखा इन्होंने। इन केस ऑफ पब्लिक सर्वेंट एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस एलिज टू हैव बीन कमिटेड अंडर ये नो सैंक्शन इज रिक्वायर्ड। तो या तो देखो इसमें यार इनको, हालांकि जब जजेस को उन्होंने नाम लिखा था तो उसको भी लिखना चाहिए था। अब ये कहेंगे साहब कि साहब जज और मजिस्ट्रेट भी एक पब्लिक सर्वेंट है, तो पब्लिक सर्वेंट को आगे बढ़ाया इन्होंने, जज का नाम तो उन्होंने इसमें लिखा नहीं है अभी तक। तो हाँ, तो जज का नाम लिखा नहीं, तो यानी कि जज मजिस्ट्रेट कोई भी हो, फिर वो सब में रूल एक ही रहेगा, फिर वो ध्यान रखना। फिर इन्होंने बाद में उसको पब्लिक सर्वेंट ही काउंट कर लिया है, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि इस ऑफेंस में 143 में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एलिगेशन दिस इज द एलिगेशन 143, 199 एंड सेक्शन 200, ये ऑफेंसेस का दे देंगे वेदर सैंक्शन इज रिक्वायर्ड और नॉट। पहले तो क्योंकि ये ना, ये जो ऑफेंस आप कर रहे हो है ना, ये इसमें तो साफ साफ ही रेप वाले हो गए सारे, है ना, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन हो गए, इनमें तो है ही है। जैसे 143 है ट्रैफिकिंग का भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया, चलो ये भी इसका हो गया। 199 में आया डिसओबेइंग, इसको पढ़, ये इंटरेस्टिंग है जानना। 199 देखते हैं 199 ये था 166A एंड 166B ऑफ द आईपीसी, वही है ये। knowingly disobeys any direction the law which prohibits him from requiring attendance of any, ये देखो ये, हाँ वही है। ये 199 को थोड़ा सा समझाता हूँ तो तब आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से भूल पाओगे आप, है ना। 199 की क्लॉज ए को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा BNSS का सेक्शन, आई थिंक 180। बस सबसे बड़ी गड़बड़ ये हुई, सेक्शन नंबर सब इन्होंने मुझे भुला दिए सब, अब नए कौन याद करे यार, स्टूडेंट लाइफ में तो कर लिए याद। 179 देखो, इसको तो ध्यान से पढ़ो पहले रहा। 179 BNS ये बात करता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ही कैन कॉल, ही हैज द अथॉरिटी टू कॉल द विटनेस टू द पुलिस स्टेशन, जहां वो चाहे इन्वेस्टिगेशन बुला सकता है, लेकिन उसमें एक्सेप्शंस हैं। कहां पर दिए गए हैं, प्रोविजो में। 179 का जो प्रोविजो है वहां पर डायरेक्शन ऑफ लॉ क्या है, नो मेल पर्सन अंडर द 15 ईयर्स एज, 15 साल से छोटा, अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स, 60 साल से बड़ा, 15 ईयर्स 60 ईयर्स से बड़ा, 60 साल, 60 ईयर्स से बड़ा वुमेन, ये मेल के लिए वुमेन, और फिर है फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन और पर्सन विद एक्यूट इलनेस। इनको नहीं बुलाओगे, किनको नहीं बुलाओगे, समझ में आता ही नहीं है ये, लेकिन बुला लिया तो ये डायरेक्शन ऑफ लॉ थी आपके पास। 179 के प्रोविजन ने आपको डायरेक्शन दी थी, आयु साहब यू शैल नॉट कॉल दीज कैटेगरी ऑफ पर्संस, तब भी बुला रहे हो, तो क्या कर रहे हो, सेक्शन 199 की क्लॉज ए को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा बाप। यू आर कमिटिंग द ऑफेंस अंडर सेक्शन 199A, क्या है वो, नोइंगली डिसओबेज, नोइंगली डिसओबेज ब्ला ब्ला ब्ला, इससे ये वाली इस डायरेक्शन को, तो आपने 199 क्लॉज ए में एक ऑफेंस किया। उसी प्रकार से 199B में क्या है, knowingly disobeys to the prejudicial person any other direction of the law requiring the manner in which he shall conduct the investigation। इन्वेस्टिगेशन के रूल्स को, डायरेक्शंस को आप फ्लॉट करते हो 199B। जैसे कि जो लेडी है
उसका उसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कहाँ होनी चाहिए, उस तरीके को फ्लोट करते हो। तो अगर आपने ये किया, और 199C में क्या है, फेल्स टू रिकॉर्ड एनी इंफॉर्मेशन गिवन टू हिम अंडर ये क्लॉज 1 ऑफ 1, FIR लिखने से मना कर दिया इन केसेस में, ऑफेंसेस रिलेटेड टू रेप में, तो 199C हो गया। इसमें से ABC में से अगर क्या कहता है इस संदर्भ में, 199 में समझ गए आप लोग कभी कौन सी ऑफेंस की बात कर रहे हैं आप? 199 में ABC में कोई पब्लिक सर्वेंट है, डायरेक्शन ऑफ लॉ को डिसओबे करता है, FIR रेप केसेस में एक्सेट्रा में ऑफेंस FIR लिखने को मना करता है, या इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड प्रोविजंस को वायलेट करता है, तो ही इज कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 199। तो क्या अगर वो इन दैट केस whether sanction is required or not, whether sanction is required or not, the answer is no sanction shall be required। उसी तरीके से सेक्शन 200 में नॉन ट्रीट whoever being in charge of a hospital, अगर आप हॉस्पिटल का इंचार्ज हैं, पब्लिक का हो प्राइवेट हो, और आपके पास अगर किसी विक्टिम किसी एक्सीडेंटल केस में 397 ऑफ द BNS पढ़ लेते हैं भाई। चलिए कितना घावदार पढ़ना पड़ेगा देखिए, क्योंकि पढ़ना तभी समझ में आएगा। 397 को ही पढ़ते हैं, जरा देखना जरा BNS का। 397 BNS क्या कहता है? ऑल हॉस्पिटल्स शैल इमीडिएटली प्रोवाइड फर्स्ट एड। ऑल हॉस्पिटल्स, प्राइवेट पब्लिक ब्ला ब्ला, कोई भी हॉस्पिटल हो, इनको क्या करना पड़ेगा? दे शुड प्रोवाइड फर्स्ट एड, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट टू द विक्टिम्स ऑफ एनी ऑफेंस कवर्ड। ये हुआ 64 से 64, 65, 60, यानी कि रेप केसेस में। 124 क्लॉज 1 में क्या है, यहां पर पोक्सो ऑफेंसेस में हो गया। 124 में क्या है भाई? अरे यार ये भी देख लेते हैं, दोनों किताबों के साथ पढ़ना पड़ रहा है आज, नंबरिंग गड़बड़ हो गई, सॉरी एसिड होगा ये, हाँ यूज ऑफ एसिड, हाँ। तो रेप केसेस में वन यानी, और एसिड अटैक के केसेस में, और पॉक्सो केसेस में आपको फर्स्ट एड देनी होगी, मैंडेटरी है ये, फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी हॉस्पिटल्स को है ये। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, इफ यू डोंट डू दैट, दैट इज एन ऑफेंस। 397 साथ में लिख रहे हैं, अंडर सेक्शन 200 BNS, 200 BNS। इफ यू वॉयलेट सेक्शन नंबर 397 BNSS के सेक्शन 397 को वॉयलेट करते हो, तो इन दैट केस यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 200 BNS। और आप कौन थे? सरकारी डॉक्टर थे, पब्लिक सर्वेंट कहला रहे थे, तो आप कहें तो आप यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड विदाउट सैंक्शन रिक्वायर्ड। नो सैंक्शन शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अगेंस्ट यू। तो मैंने देखो डिटेल में सब समझा दिया आपको, एक इनमें एग्जैक्टली क्या क्या है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने भी बड़े ध्यान से सुना होगा, है ना? तो कब when do you need the sanction, when you don't need the sanction, from which authority sanction is required, ये है इंपॉर्टेंट। कहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, कहां पर स्टेट गवर्नमेंट है, और कहां पर सैंक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगी, ये सब इस तरीके से। गॉट इट? अब हम पढ़ते हैं, एक लाइन छूट गई थी यहां पर, अभी छूट गई थी, मैंने जानबूझ के, मैंने बाद में समझाऊंगा इसको। फिर से पढ़ते हैं वही लाइनें, फिर से शुरुआत करते हैं। प्रोविजो ये रहा, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस एक्सेप्ट विद प्रीवियस सैंक्शन पर्टिकुलर सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट 2013। 2013 का जो लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट है, सेव एज प्रोवाइडेड इन दिस, प्रीवियस सैंक्शन से रिलेटेड जो रूल्स हमने अभी पढ़े, नीड ऑफ प्रीवियस सैंक्शन की, that should be subject to the provisions of this act, Lokpal and Lokayukt Act 2013. It means what? If contrary is provided in this act, Lokpal and Lokayukt Act 2013, if contrary is provided in this act,
in that case then provisions of Lokaयुक्त Act will prevail over the provisions understood by us just now. हमने अभी जो प्रोविजंस को पढ़ा है, समझा है, वो प्रोविजंस सब्जेक्ट टू द लोकायुक्त एक्ट पढ़े जाएंगे. सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, इट मीन्स if otherwise is provided in the Lokayukta Act, then what has been provided in that act shall prevail. अब वहां पे क्या क्या होगा उसकी हमें जरूरत नहीं है उतनी डिटेल में जाने की. इस लाइन को समझ के नहीं समझे तो मुझे बताइए. जो हमने अभी नियम पढ़े, क्या नियम पढ़े हमने ये पढ़े कि साहब ये मजिस्ट्रेट, जज, पब्लिक सर्वेंट होगा और उसने ऑफिशियल ड्यूटी में कोई ऑफेंस किया होगा तो हमें सैंक्शन की जरूरत पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, है ना, ये सब पड़ेगी. और कितने दिन में होगा, 120 डेज में करना होगा, नहीं तो ये होगा. ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दीज आर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द लोकायुक्त एक्ट 2013. दिल्ली में लोकायुक्त नहीं है ना, दिल्ली में शायद नहीं है ना. और पूरा का पूरा जो मूवमेंट था वो किस लिए था, लोकपाल के लिए, लोकायुक्त के लिए. अन्ना हजारे का जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो इसीलिए हुई थी. देखो कैसी माया है पॉलिटिशियंस की. जो उस आंदोलन से निकल कर आए थे, जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी वो थी 10 years, हिम्मत चाहिए भाई, डेयरिंग. मतलब पब्लिक को फेस भी तो करना होगा यार, कैसे करेगा इंसान, और क्लेम भी करेगा फिर. चलिए भाई, हमें इसमें नहीं पढ़ना है. अब आ जाइए आर्म्ड फोर्सेस के केस में क्या है. नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस alleged to have been committed by, अंडरलाइन कर लीजिए इसको. देखिए अभी किसको, मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन वाइल एक्टिंग, वही डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, उसी तरीके से पढ़ना है. तो किसकी वो चाहिए, प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए. बस ये कर लेंगे अपना, उसी पैटर्न पढ़ना है आप लोगों ने. सब क्लॉज 3 पर आ जाइए. स्टेट गवर्नमेंट भी सेम रूल को फॉलो करवा सकती है. स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई to such class or category of members of forces charged with the maintenance of public order wherever they may be serving. ये it means यहाँ पर जो रूल हमने पढ़ा अभी क्लॉज 2 में हमने क्या पढ़ा कि यूनियन की जो आर्म फोर्सेस हैं, मान लीजिए मिलिट्री है, मान लीजिए मिलिट्री को डिप्यूट कर दिया गया दिल्ली के किसी खास एरिया में, ठीक. एंड वाइल कमिटिंग देयर ड्यूटी वन ऑफ द, मान लीजिए उन्होंने, दे आर कॉल्ड इन रश, तुरंत आइए यहाँ पर फटाफट, यू आर रिक्वायर्ड. और ड्राइवर बहुत तेज से ट्रक को चला रहा है क्योंकि उसको स्पॉट पे पहुंचना है ड्यूटी के लिए, सैनिकों को लेकर के जाना है. और वाइल डूइंग सो उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है. तो नाउ दिस इज एन ऑफेंस विच वॉज कमिटेड वाइल इन द डिस्चार्ज ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी एज द आर्म फोर्सेस. लेकिन जो विक्टिम है वो लोग केस करते हैं. तो उस ड्राइवर पर who was a public servant and committing this and those, who was a member of the armed forces, now no cognizance shall be taken against offense. कब तक, जब तक कि previous sanction of the central government ना मिल जाए. Central government will verify it कि what was the real position, real circumstances. Same rule यहाँ तो armed forces हो गए, लेकिन internal जो law and order को requirement होती है, जैसे पुलिस हो गई, पीएसी हो गई, आपने देखा होगा कि भाई इंटरनल पीस को मेंटेन करने के लिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेस पड़ी होती हैं वो, उनके लिए वो स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं वो. तो क्या स्टेट गवर्नमेंट भी सेम प्रोटेक्शन दे सकती है? जैसे डिफरेंस क्या हुआ सब क्लॉज 2 में, सब क्लॉज 2 में बीएनएसएस में साफ साफ कह दिया गया यूनियन गवर्नमेंट के प्रीवियस सैंक्शन के बिना नहीं होगा. सब क्लॉज 3 में इन्होंने क्या कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट कि प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई, कि सबसेक्शन 2 के जो प्रोविजंस है यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ प्रीवियस सैंक्शन है, वो जो ये आर्म्ड फोर्स, ये जो फोर्सेस हैं, मेंबर्स ऑफ फोर्सेस, कौन से, इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, मेंबर्स ऑफ फोर्सेस चार्ज विद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो फोर्सेस व्यवस्था की गई है उन पर भी वो नियम लागू हो. जैसे पीएसी बुला ली गई है ना कि भाई कर्फ्यू ना हो, यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है इनको कंट्रोल करने के लिए, अब वो चला रहे हैं, लठ मार पिटाई कर रहे हैं ऑन दी ऑर्डर ऑफ सुपीरियर. अब किसी का सर फूट रहा है, किसी की बाजू टूट रही है,
उन सबको प्रोसिक्यूट करने के लिए लोगों ने कंप्लेंट कर दी। तो नाउ क्या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट कह सकती है कि वही रूल फॉलो किया जाएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्म्ड फोर्सेस के रूल में फॉलो किया जाता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको सब क्लॉज 2 एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा उसके लिए स्पेसिफिकली। सीआरपीसी में अगर ये कह देते सीधा सीधा कि भाई उनके केस में इन फोर्सेस के केस में भी सेम रूल फॉलो होगा तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन यहां पर अब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आ गई बात। स्टेट गवर्नमेंट ने अगर वो नोटिफिकेशन जारी कर रखा है प्रोटेक्शन का, तभी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज नो सैंक्शन विल बी रिक्वायर्ड। टेक्निकल समझे आप बात? ये क्या समझे इसके? देखिए एक बहुत बढ़िया बात समझ में आएगी आपको। ये रहा एक स्टेट, ये एक एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया है। यहां पर आ गई फोर्सेस, डिप्लॉयड हो गई। फोर्सेस कौन सी? फोर्सेस टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। इनमें जो एक सिपाही साहब हैं इंजर्ड समवन, ठीक, ये हो गया ऑफेंस। तो क्या इसकी सैंक्शन, इसको प्रोसिक्यूट करने के प्रीवियस सैंक्शन इज रिक्वायर्ड और नॉट? है ना? इन भाई साहब ने कहा कि नो यू शुड सीक द प्रीवियस सैंक्शन। करे कहां है? अरे गवर्नमेंट ने तो कोई नोटिफिकेशन जारी किया ही नहीं है, देन ही विल नॉट बी प्रोटेक्टेड। ध्यान रखना, बीएनएसएस ने प्रोटेक्शन दे दिया है। बीएनएसएस हैज गिवन द प्रोटेक्शन टू द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, बट स्टेट गवर्नमेंट को अगर प्रोटेक्शन देना है तो स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू नोटिफाइड इट, नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। यह है इसके अंदर की छुपी हुई बात जो हमें समझनी है। और अगर नोटिफिकेशन हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वर्ड है उसकी जगह हम स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे उस तरीके से। बस अब आ जाइए क्लॉज 4 में आ जाइए। Notwithstanding anything contained in subclause 3rd, no court shall take cognizance of any offence alleged to have been committed by any member of the forces ये in a state, क्या बात कर दी? While acting or purporting to act blah 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 during the period proclamation under article 356 was in force except with the sanction of the central government। वही घुमा फिरा के सीधी सीधी बात काहे नहीं करते हैं भैया? कह रहे हैं कि अगर वही जो हमने पहले पढ़ा है कि अगर स्टेट में आर्टिकल 356 इम्पोज्ड है, यानी कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड है, स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, उस केस में फिर स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति नहीं चाहिएगी। किसकी चाहिएगी? प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी रिक्वायर्ड व्हेन द 356 इज रिक्वायर्ड। एंड व्हाट इज 356? ये सब मैंने अभी समझाया इसी क्लास में, आपको ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई? हाँ ना, बताइए। अब आ जाइए सब क्लॉज 5 पर। कितनी क्लॉज है अभी? दिस सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट मे डिटरमाइन द पर्सन बाय हुम, द मैनर इन विच, एंड द ऑफेंस और ऑफेंसेस फॉर विच प्रोसिक्यूशन ऑफ सच जज, मजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट इज टू बी कंडक्टेड एंड मे स्पेसिफाई द कोर्ट बिफोर विच द ट्रायल इज टू बी हेल्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब क्लॉज 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कि अब देखो होता क्या कई बार क्या कि ये जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं इनके लिए क्या कोई स्पेशल प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? कह रहे यस, सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमाइन, भारत सरकार या राज्य सरकार ये निर्धारित कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? द पर्सन, वो व्यक्ति, मैनर यानी कि तरीका, एंड द ऑफेंसेस फॉर विच प्रोसिक्यूशन ऑफ द जजेस इज टू बी कंडक्टेड। भैया कौन प्रोसिक्यूट करेगा? प्रोसिक्यूटर कौन होगा? मतलब ये डेजिग्नेट कर सकते हैं किसी अथॉरिटी को कि नाउ यू विल बी द प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी फॉर द जजेस, मजिस्ट्रेट और द पब्लिक सर्वेंट। क्या मैनर होगा? वो जो क्या कोई स्पेशल प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा सकता है? यस। और कौन कौन से ऑफेंसेस के लिए?
और क्या उसके लिए कोई स्पेशल कोर्ट बनाई जा सकती है? यस, द कोर्ट बिफोर विच द ट्रायल इज टू बी हेल्ड। तो यानी कि इन केसेस में, इस केस में इन जितने भी जो जजेस और प्रोसिक्यूटर्स के खिलाफ जो ऑफेंसेस हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ये बता सकती हैं कि भाई इस कोर्ट में, अलग से कोर्ट एस्टैब्लिश, इस कोर्ट में तो इनका मुकदमा चलेगा, ये लोग इनका इन केसेस में इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इसमें केसेस में कौन कौन इसमें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं केसेस को, यानी कि स्पेसिफिक रूल बनाए जा सकते हैं। और इसी को अगर मैं ले जाऊं, इसको स्ट्रेच कर दूं अगर, तो आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का जो बात करता है राइट टू इक्वलिटी, है ना, कि रूल्स शुड बी सेम फॉर एवरीवन। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन निकल करके आपके सामने आ रहा है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन के कैटेगरी में आ जाएगा ये, कि ये अपने आप में पब्लिक सर्वेंट और जजेस अपने आप में एक अलग से क्लास हैं, तो एज पर द रिक्वायरमेंट उनके लिए थोड़े रूल्स डिफरेंट हो सकते हैं। कोर्ट को स्पेशल कोर्ट्स हो सकते हैं अलग से, स्पेशल मैनर ऑफ प्रोसिक्यूशन हो सकता है, एंड स्पेशल अथॉरिटी में भी अपॉइंटेड फॉर दैट। ये भी आपको पढ़ लेना चाहिए इस एंगल से भी इसको। तो इति समाप्तम 218 सेक्शन 218, राइट। काफी लेंथी हो गया ये, ठीक है, कर लेंगे आप लोग। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर योर लवली विशेस। बाय। तो आई होप यू लाइक द क्लास, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा आपने लाइक किया नहीं किया, बताइए। आपको लेक्चर पसंद आया, जितने एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ आपके साथ, मुझे पता कैसे चलेगा, आप मुझे बताइए। मुझे पता चलेगा उससे कि आपने लाइक का बटन दबाया नहीं दबाया, आपने उसमें कमेंट किया या नहीं किया, बस इन दोनों से पता चल जाएगा। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अपना नुकसान करेंगे आप, ये भी समझ लीजिए। तो अब ये सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे ऐप पर आपके लिए MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे टेस्ट अपलोड कर दिए गए हैं और उनमें हम लोग और रेगुलरली उसको अपडेट करते रहेंगे। हमारी वेबसाइट पर भी बहुत ऐसा मटेरियल आपको मिलेगा, जैसे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे वहाँ से। हमारे ऐप पर भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का हमारी योजना ये कि वहाँ पर हम लोग ये सॉल्यूशन भी डाल दे सर अच्छे तरीके से। तो बहुत कुछ कर रहे हैं हम, विधि की टीम कोशिश कर रही है। तो आप लोग विधि जुडिशियल एकेडमी की वेबसाइट और उसके ऐप को एक्सप्लोर करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।